अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़ लिए थे। अब हमारे पास बचे हैं ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए ओलिगोसेक्राइड्स शुरू करते हैं। ओलिगो का मतलब होता है 2 या 10। मोस्ट प्रोबेबली ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। सेक्राइड्स मीन शुगर। ओलिगोसेक्राइड्स ऐसी शुगर्स होती हैं जिनमें कुछ शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। आपको कुछ में कितनी रेंज आ जाती है, इस फ्यू में कितनी रेंज आएगी, 2 to 10 मॉलिक्यूल होंगे शुगर के। तो ओलिगोसेक्राइड्स ऐसी शुगर है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो कि बने हुए होते हैं 2 से 10 तक की रेंज के मोनोसेक्राइड्स से। मतलब 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स इसमें ज्वाइन होंगे तो ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मोनोसेक्राइड है और ये दूसरा मोनोसेक्राइड है। जब ये दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज होता है, हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब ये दो मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए मिलेंगे तो ये एक ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे। ओलिगोसेक्राइड में से भी कौन सा सेक्राइड बनाएंगे, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड हम इसे क्यों बोलेंगे, क्यों, इसमें 2 मोनोमर है, इसमें 2 मोनोसेक्राइड है, इसलिए हमने इसे नाम दिया डाइसेक्राइड। तो ये कौन सा ओलिगोसेक्राइड हुआ, डाइसेक्राइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 मोनोमर्स को जोड़ दें ऐसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए, 1 मोनोमर, 2 मोनोमर, 3 मोनोसेक्राइड ऐसे, तो ये भी ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है। लेकिन कौन सा वाला, इसमें 3 मोनोमर है तो ये बन गया ट्राइसेक्राइड। ऐसे ही सोन बनते जाएंगे 10 मोनोमर्स तक, तो ऐसी शुगर्स को हम नाम देंगे ओलिगोसेक्राइड। लेकिन हमारे पास जो मोस्ट कॉमन होती है, वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है हमारे पास, वो है डाइसेक्राइड। हम जो मतलब आम जिंदगी में भी देखते हैं और पढ़ते हैं, वो हमारे पास डाइसेक्राइड होता है। तो आप सबसे पहले हम ओलिगोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर हम डाइसेक्राइड्स पे जाएंगे। ओलिगोसेक्राइड्स जो है ये एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड, मैंने आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड जो है हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते फर्दर, लेकिन ये ना हम हाइड्रोलाइज तो कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज के मतलब हम इन्हें ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज। पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, हम इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। क्यों, हम मोनोसेक्राइड्स को तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि वो एक ही शुगर मॉलिक्यूल का बना हुआ था, वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म थी, तो हम इसे और तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स अब 2 मोनोमर के भी बने हुए हो सकते हैं, 3 मोनोमर के भी बने हुए हो सकते हैं, 4 के भी, 10 तक में कहीं से भी बने हुए हो सकते हैं। तो अभी 2 मोनोमर के बने हुए हैं, हम इसे तोड़ के 2 अलग अलग मोनोमर्स कर सकते हैं ना, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनकी, ठीक है। इसी तरह से ये 3 मोनोमर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ओलिगोसेक्राइड्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हम इन्हें हाइड्रोलाइज कर सकते हैं फर्दर। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली कि इन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी ओलिगोसेक्राइड की गई है, लेस स्वीट होते हैं इन टेस्ट एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का साइज छोटा होता है तो वो ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट में। जैसे जैसे हम आगे मतलब इनका साइज इंक्रीज करते जाते हैं, मोनो से ओलिगो, ओलिगो से पॉली, हम चलते जाएंगे, ऐसे ही इनकी जो स्वीटनेस है, टेस्ट है, वो कम स्वीट होता जाएगा। तो ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड से कम स्वीट होते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, साइज इंक्रीज होगा तो इनकी सोल्यूबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती जाएगी। जैसे मोनोसेक्राइड जो है फुल सोल्यूबल थे वाटर में, लेकिन ओलिगोसेक्राइड कम सोल्यूबल होंगे वाटर में, और फिर पॉलीसेक्राइड तो ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होंगे वाटर में। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये बनी कि ये लेस सोल्यूबल होंगे वाटर में। इसके बाद हमारे पास जो ओलिगोसेक्राइड में सबसे कॉमन टाइप है ओलिगोसेक्राइड की, वो है डाइसेक्राइड। इसके बाद हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है ओलिगोसेक्राइड की, डाइसेक्राइड। अब जो कि जब हम डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें 2 मोनोमर देंगे, ठीक है, 2 मोनोसेक्राइड देंगे। अब हम पढ़ते हैं कि डाइसेक्राइड कौन कौन से होते हैं और ये कैसे ज्वाइंट हुए होते हैं, किस बॉन्ड
के जरिए और वो बॉन्ड कैसे बनता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ मोनोसेक्राइड्स होते हैं। जाहिर सी बात है मोनोसेक्राइड से मिलकर ही डाइसेक्राइड बनेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन सब से कैसे डाइसेक्राइड बनता है। तो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है डाइसेक्राइड। सबसे पहला डाइसेक्राइड है हमारे पास, हम देखते हैं कि फ्रक्टोज किन दो मोनोमर्स के मिलने से बनता है, किन दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है। तो ये ग्लूकोज और सक्रोज के मिलने से बनता है फ्रक्टोज। जब एक मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और दूसरा मोनोसेक्राइड सक्रोज आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, जब इनके दरमियान, इन दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा तो ये एक डाइसेक्राइड बना देंगे जिसे हम नाम देंगे फ्रक्टोज। इसके बाद हमारे पास दो और डाइसेक्राइड है, एक है माल्टोज जो कि ग्लूकोज और एक और ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बनता है माल्टोज। दो ग्लूकोज जब ज्वाइंट होंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए तो माल्टोज बनेगा, ये एक डाइसेक्राइड है। इसके बाद हमारे पास एक और डाइसेक्राइड है लैक्टोज। ये एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के मिलने से बनता है लैक्टोज। ये मिल्क शुगर होती है। अब हम देखते हैं कि दो मोनोसेक्राइड जब मिलते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। ये कैसे बनता है, अब हम सीखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। सबसे पहले ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड एक सिंपली एक रिंग शेप की शुगर मॉलिक्यूल है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा जिसे हम नाम देंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसाइड एक रिंग शेप की शुगर है। अब ये जो है 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है और 6 मेंबर रिंग भी हो सकती है। ये रिंग जो है 5 कार्बन की भी हो सकती है और 6 कार्बन की भी हो सकती है। जैसे कि मैंने वहाँ पर ग्लूकोज बनाया है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया है और आगे की तरफ भी मैंने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया है। जब दो ग्लूकोज मिलते हैं तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि क्या बनता है, एक माल्टोज बनता है, एक माल्टोज डाइसेक्राइड है वो बनता है। जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन की रिंग है। इसी के साथ यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की रिंग है। अब इनके 1 2 3 4 कार्बन पे जो है इधर एक H और एक OH लगा है और इधर फर्स्ट कार्बन पे एक H और एक OH लगा है। तो यहाँ से फर्स्ट कार्बन का OH और इधर से फोर्थ कार्बन का H रिमूव होंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, इधर कार्बन और इधर O के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नाम देंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो हाइड्रोजन लगा हुआ है ऊपर और इस तरफ भी ये फोर्थ कार्बन है, इसका ये फर्स्ट कार्बन है और ये इसका फोर्थ कार्बन है। इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर O बचा है। ठीक है, तो अब इसके और इसके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम क्या नाम देंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस तरह फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की। जब मैंने आपको पढ़ाया था जब कंडेंसेशन होती है, ये क्या है? एक तरह की कंडेंसेशन है। इसमें दो मोनोमर्स मिल रहे हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा है, इसी वजह से हमने और एक बॉन्ड बना है। इसी वजह से हमने इसे क्या नाम दिया था? कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, मतलब कि वाटर का रिमूवल हो रहा है और एक बॉन्ड सिंथेसाइज हो रहा है। तो अब ये कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ये लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट में हो रही है। जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो एक क्या? माल्टोज बनेगा। जब यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और तो ये डाइसेक्राइड बन जाएगा जिसे हम नाम देंगे माल्टोज। अब हमारे पास है कि रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं। अब हमारे पास डाइसेक्राइड्स जो है रिड्यूसिंग भी होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती हैं। ऐसी शुगर जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब ऑक्सीडाइज होने का मतलब है अपने अंदर से रिमूव करे इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज होना। मतलब कि इसमें यह एबिलिटी हो, ऐसी शुगर जिसमें यह एबिलिटी हो कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन दूसरे को, सामने वाले को रिड्यूस करे। ठीक है, जो सामने इसके सब्सटेंस हो उसे रिड्यूस करे। रिड्यूस का मतलब होता है उससे हाइड्रोजन दे या इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, H+ आयन दे, ये इलेक्ट्रॉन दे और उसे रिड्यूस करे। मतलब ऐसी शुगर जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो और सामने वाले को रिड्यूस करे, ऐसी शुगर को हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर वाली एबिलिटी कैसे आती है? इनके पास फ्री अल्डिहाइड एक कीटोन ग्रुप होता है जो कि इनके पास फ्री होता है, जिसकी वजह से इनके पास ये एबिलिटी आती है कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस करें। ऐसी शुगर को हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब इनकी एग्जाम्पल होती है जैसे माल्टोज और लैक्टोज है, ये एज अ रिड्यूसिंग शुगर वर्क करते हैं। अब हमारे पास है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर हमने पढ़ी है जो खुद ऑक्सीडाइज हो और सामने वाले को रिड्यूस करें। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर होंगी जो ना कि उनमें एबिलिटी नहीं हो खुद ऑक्सीडाइज होने की और ना ही उनके पास एबिलिटी हो कि वो सामने वाले को भी रिड्यूस कर सके। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है सक्रोज। ठीक है, अब सक्रोज जो है, अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्लांट्स में बहुत अहम फंक्शन परफॉर्म करती है। अब ये जो हमारा प्लांट में खाना सोर्स से सिंक तक जाता है, लीव से फ्रूट तक जो है खाना ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ये किस की मदद से होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर की मदद से होता है। सक्रोज की फॉर्म में प्लांट में खाना ट्रांसपोर्ट होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली जो प्लांट है, वो अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर। अब उन्होंने जो शुगर बनाई है उसे किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करें? लीव से लेकर फ्रूट तक। ठीक है, तो वो अपना जो शुगर है उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले सक्रोज में और फिर उस सक्रोज को वो इजीली ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जब ये प्लांट में जो है सक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो अब हम जानते हैं कि सक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये खुद ऑक्सीडाइज और सामने वाले को रिड्यूस करे। तो मतलब जब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो ऐसा नहीं होता कि कुछ जो शुगर है वो वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो गई और आगे वाले को रिड्यूस कर दिया और एनर्जी दे दी दूसरों को, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से हमारा सारा का सारा खाना जो प्लांट में वो महफूज रहता है और एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाता है। अब हमारे पास हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीसेक्राइड। सबसे पहले हम टर्म को ब्रेक करेंगे। पॉली का मीन्स होता है मैनी, सेक्राइड्स मीन्स शुगर। ऐसी शुगर जो कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी हो, ऐसी शुगर को हम नाम देते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की प्रॉपर्टी यह है कि ये जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट शुगर होती है। जाहिर सी बात है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। क्यों? हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनी है। जब बहुत ज़्यादा मोनोमर्स इसमें ज्वाइन हो जाएंगे और एक पॉलीसेक्राइड बन जाएगा, एक लंबी चेन बन जाएगी, जिसकी वजह से उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब पॉलीसेक्राइड हाइड्रोलाइज होंगे, जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा एबिलिटी है, ओलिगोसेक्राइड से भी ज़्यादा एबिलिटी है हाइड्रोलाइज होने की। जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बहुत सारे हमें मोनोसेक्राइड्स देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स की कंडेंसेशन से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जब कंडेंस होंगे तो उनकी कंडेंस होने से ये पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे। अब हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन।
अब हमारे पास इनकी 4 एग्जाम्पल्स हैं, हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। अब हमारे पास 2 टाइप के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, एक होमोपॉलीसेकेराइड्स, एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमो का मतलब तो आप सब जानते होंगे, सेम। ऐसे पॉलीसेकेराइड्स, होमोपॉलीसेकेराइड ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि सेम मोनोसेकेराइड से बने हो। जो इनके मोनोसेकेराइड्स हैं वो बिल्कुल सेम लगे हो, जैसे एक होमोपॉलीसेकेराइड है वो सिर्फ ग्लूकोज का ही बना हुआ हो, उसमें सिर्फ ग्लूकोज के ही मोनोमर हो, तो ऐसे पॉलीसेकेराइड को हम क्या नाम देते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड। तो हमारे पास ये जितनी भी एग्जाम्पल हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन, ये सब किस चीज़ की एग्जाम्पल है, होमोपॉलीसेकेराइड की। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास बनेगा ही यही कि ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है। ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है। होमो का मतलब है सेम, पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन्स शुगर। ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स लगे हों, लेकिन वो कैसे लगे हों, सेम लगे हों। जैसा पहला मोनोसेकेराइड है ऐसे ही दूसरा लगा हो, तीसरा लगा हो, चौथा लगा हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल होती है स्टार्च। स्टार्च हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड्स है, मतलब कि ये थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बना हुआ होता है। कौन से मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज। बहुत सारे जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास एक लॉन्ग चेन बन जाती है जिसे हम नाम देते हैं स्टार्च। तो स्टार्च हमने देखा एक होमोपॉलीसेकेराइड है और ये बहुत सारे सेम मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है। कौन से सेम मोनोमर, ग्लूकोज। अब हमारे पास स्टार्च एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है हायर प्लांट का, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला मटेरियल है ये स्टार्च। यह हमें कहाँ पे मिलता है, सीरियल्स, लिग्यूम्स, ट्यूमर्स एंड अदर वेजिटेबल्स में यह हमें मिलता है। यह हमें कहाँ पे मिलता है, सीरियल्स, लिग्यूम्स एंड ट्यूबर्स में मिलता है। जैसे कि जो हमारी सोर्स है स्टार्च की वो हमारे पास पटाटो है, ठीक है, आलू जो होता है वो ट्यूबर्स मतलब के रूट्स में, आलू जो है रूट्स में उगता है और उसके पास एक तरह की आलू जो है एक तरह की रूट ही है जो कि रिच सोर्स है किसकी, स्टार्च की। हमारे पास 2 टाइप के स्टार्च होते हैं, एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनते हो, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चेन बन जाएगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, ऐसे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चेन बनती जाएगी, ये ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं जो कि ज्वाइन हो रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए। जब ये बिल्कुल सीधी चेन बनती जाएगी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, ऐसी चेन को हम नाम देंगे, ये स्टार्च तो है लेकिन कौन से स्टार्च है, अमाइलोज स्टार्च है। अब इसकी की खास बात है ये कि सिर्फ ये सोल्यूबल हो सकता है हॉट वाटर में, ये सिर्फ जब हम इसे गर्म पानी में डालेंगे तभी ये सोल्यूबल होगा। और इसके बाद अमाइलोपेक्टिन क्या है, ये एक टाइप की ब्रांच चेन है। अमाइलोज तो अन ब्रांच है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक सीधी चेन है। और अमाइलोज हमारे पास क्या है, एक ब्रांच चेन है। अमाइलोपेक्टिन जो है हमारे पास एक ब्रांच चेन है, देख सकते हैं आप, पहले एक लीनियर चेन है, उसके बाद हमारे पास कहीं कहीं पे इसके साथ ब्रांचेस भी अटैच हुई हुई हैं। तो ऐसी चेन, ऐसे स्टार्च को हम क्या नाम देंगे जिसमें ब्रांचेस भी इंक्लूड हो जाए, अमाइलोपेक्टिन नाम देंगे, जो कि ना सिर्फ हॉट वाटर में इंसोल्यूबल होगा बल्कि कोल्ड वाटर में भी इंसोल्यूबल होगा, मतलब कि ना ही ये ठंडे पानी में सोल्यूबल हो सकता है और ना ही ये गर्म पानी में। बाद हमारे पास अमाइलोपेक्टिन हमने देखा कि इनसोल्यूबल होता है हॉट वाटर में भी और कोल्ड वाटर में भी। अब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल, उसमें हमें मालूम करना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है स्टार्च की प्रेजेंस मालूम करने के लिए, उसका नाम होता है आयोडीन टेस्ट। हम आयोडीन टेस्ट कब करते हैं, जब हमें किसी भी सॉल्यूशन में मालूम करना हो कि इसमें स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं। तो हम जब स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो एक कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर उस
स्टार्च का टॉपिक। इसके बाद हम दूसरा होमोपॉलीसेकेराइड देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन भी स्टार्च की तरह ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बिल्कुल स्टार्च की तरह ही। ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है। उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई होगी कि होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है। होमोपॉलीसेकेराइड एक ऐसी शुगर की चेन है जो कि सिर्फ सिमिलर मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी हो, जैसे कि स्टार्च था। ग्लाइकोजेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है स्टार्च की जगह, स्टार्च की तरह। क्यों? क्योंकि ये भी ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत सारे जब ग्लूकोज के मोनोमर ज्वाइन होते हैं तो ये ग्लाइकोजेन बनता है, लेकिन स्टार्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे हम प्लांट का मतलब स्टोरेज फूड कहते हैं। प्लांट का जो स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च होता है। लेकिन ग्लाइकोजेन जो है ये भी ग्लूकोज के मोनोमर्स का बना हुआ है, लेकिन इसमें और स्टार्च में बात डिफरेंस ये है, एक डिफरेंस ये है कि ये एनिमल में फाउंड होता है। ग्लाइकोजेन जो है हमें एनिमल्स में मिलता है, इसी वजह से हम इसे नाम देते हैं एनिमल स्टार्च। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स में मिलता है, और जबकि स्टार्च जो है, जो एक्चुअल प्योर फॉर्म है स्टार्च की, वो हमें प्लांट्स में मिलता है, वो प्लांट का स्टोरेज फूड है। एनिमल्स में जो है हमारा जो स्टोरेज फूड है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजेन की फॉर्म में होता है। ये हमारा स्टोरेज फूड है। ये हमारे जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, हमारा स्टोरेज फूड है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पे पाया जाता है? ज़्यादातर ये हमारे लीवर और मसल्स में मिलता है। ये हमें लीवर और मसल्स में मिलता है। जैसे कि हम स्टार्च की प्रेजेंस मालूम करने के लिए एक टेस्ट करते थे, उसका नाम था आयोडीन टेस्ट। इसी तरह से हमें ग्लाइकोजेन की प्रेजेंस मालूम करनी हो किसी भी सॉल्यूशन में तो हम एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है आयोडीन टेस्ट। लेकिन स्टार्च के लिए जब हम आयोडीन टेस्ट करते थे तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता था, लेकिन ग्लाइकोजेन का जब प्रेजेंस होगी, जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सॉल्यूशन में ग्लाइकोजेन प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। यह हमें जब हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा जिसमें प्रेजेंस होगी ग्लाइकोजेन की, तो ये हमें देगा रेड कलर। इसके बाद हमारा तीसरा होमोपॉलीसेकेराइड है, उस पे चलते हैं हम। हमारे पास तीसरा होमोपॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। ये भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है। ये भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है। ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी नेचर में हमें मिलता है। सबसे ज़्यादा जो हमारी अर्थ पे या दुनिया में जो है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज ही है। सेलुलोज जो है हमारे पास ये मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में। ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता हमारी ह्यूमन बॉडी से। हम खाते हैं ना सेलुलोज, जो मौसम्बी वगैरह में जो ऊपर वाइट लगा हुआ होता है, ये क्या होता है? सेलुलोज ही तो होता है, फाइबर जिन्हें कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जब हमारी ह्यूमन बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो हमारे पास हमारे गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एक एंजाइम रिलीज करते हैं, जिस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। सेलुलेज एक एंजाइम है जो कि हमारे गट में जो बहुत से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यूजुअल बैक्टीरिया, वो इसे रिलीज करते हैं। तो सेलुलेज क्या करता है? ये सबसे पहले जो हमारा जो सेलुलोज है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसे उसके डाइसेकेराइड में तोड़ता है। क्योंकि सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, जब पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस होगी तो जाहिर सी बात है वो पहले छोटी चीज में टूटेगा, कोई डाइसेकेराइड में टूटेगा, फिर डाइसेकेराइड से वो मोनोसेकेराइड में जाकर टूटेगा। तो सेलुलोज क्या करता है? सेलुलोज को ब्रेक करता है उसके डाइसेकेराइड में। सेलुलोज हमारे पास एक एंजाइम है जो कि हमारे बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं। तो ये सेलुलोज एंजाइम क्या करता है? हमारा जो पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज, इसे ब्रेक डाउन करता है उसके डाइसेकेराइड में। सेलुलोज का डाइसेकेराइड क्या होता है? सेलुलोबियास। और फिर ये जो डाइसेकेराइड है ये टूटता है अपने मोनोसेकेराइड में, मतलब कि ग्लूकोज में, और फिर ये
बॉडी में ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लांट में सेलुलोज मेन रोल प्ले करता है सेल वॉल की सिंथेसिस में। जो हमारी प्लांट की सेल वॉल होती है वो मेनली बनी हुई किससे होती है? सेलुलोज से। तो सेलुलोज मेन रोल प्ले करता है किसमें? सेल वॉल की सिंथेसिस में। प्लांट की सेल वॉल को सिंथेसाइज करता है। और जब हम इसका सेलुलोज का आयोडीन टेस्ट करते हैं तो जैसे स्टार्च हमें ब्लू कलर दे रहा था, ग्लाइकोजेन हमें आयोडीन टेस्ट में रेड कलर दे रहा था, ऐसे सेलुलोज की जब प्रेजेंस हमें मालूम करनी हो, जब हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये हमें कोई कलर नहीं देता आयोडीन टेस्ट में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे सॉल्यूशन में सेलुलोज की प्रेजेंस है। इसके बाद हमारे पास है चौथा पॉलीसेकेराइड काइटिन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है काइटिन। ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। इनका जनरल फार्मूला C8H13O5N है। मतलब कि इसमें जो मेन प्रेजेंस है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ इसमें मेन चीज प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन की भी प्रेजेंट हो गई। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है किसका? N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का। काइटिन हमारे पास एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है जो कि किसका बना हुआ होता है? N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का बना हुआ होता है। ये एक टाइप की मॉडिफाइड फॉर्म है। ये एक टाइप का डेरिवेटिव है किसका? ग्लूकोज का। N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन हमारे पास एक टाइप का डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। अब काइटिन का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमिलर होता है सेलुलोज के साथ, ठीक है। और लेकिन स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी सेलुलोज के साथ है, लेकिन फंक्शनली ये सिमिलर होता है केराटिन प्रोटीन के साथ, ठीक है। ये एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। क्यों? क्योंकि इसकी मेन वजह ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। एक तो ये इसमें जो है N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है और मेन वजह ये है कि इसके पास नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो गई। ऊपर जितने भी हमने होमोपॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड पढ़े उसमें किसी में भी नाइट्रोजन की प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस आ गई। और नाइट्रोजन इसमें मेन रोल प्ले करता है, इंक्रीज करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे एडजेसेंट पॉलीमर के साथ। नाइट्रोजन की प्रेजेंस इसमें क्या करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंक्रीज करती है। जो हमारे बहुत सारे पॉलीमर्स हैं काइटिन के, उनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देता है नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा जो काइटिन का पॉलीमर है वो उसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी और वो उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। तो ये जो है शेल वगैरह जो शेल होते हैं मलस्का के और आर्थ्रोपोड्स के, उनका एक्सोस्केलेटन बनाता है काफ़ी सारे इंसेक्ट्स का। काइटिन का मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं और मलस्का होता है, ये दो फाइलम है, एक आर्थ्रोपोडा और एक मलस्का, इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये बना ही किसका होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा ओलिगोसेकेराइड्स, उसके बाद हमने पढ़ा पॉलीसेकेराइड्स बिल्कुल डिटेल के साथ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए।